और दूसरे और तीसरे चरण के लिए पार्टियों का प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आज यूपी में बीजेपी के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी प्रचार करेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में पार्टी के अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री शाह प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनावों में दूसरे दौर के प्रचार को खत्म होने में 72 घंटे का समय और बचा है और तीसरे चरण के लिए भी प्रचार अभियान तेजी से जारी है। सत्ता पक्ष बीजेपी कई जिलों में लगातार प्रचार अभियान चला रही है। पीएम मोदी आज यूपी के अलीगढ़ और हाथरस में जनसभा करने वाले हैं। इसे लेकर अलीगढ़ में जबरदस्त तैयारी है। उनके साथ सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो हैं ही, शहर के निजी स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। वहीं सीएम योगी अलीगढ़ की जनसभा में शामिल होने से पहले फतेहपुर सीकरी जाएंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 3 रैलियां करेंगे। वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में रैली करेंगे। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह कांकेर में रैली करेंगे। देर रात रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने गृह मंत्री का स्वागत किया। बताया जा रहा है कि आज गृह मंत्री पहले सीएम समेत चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद कांकेर में सभा को संबोधित करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर, मेरठ में आज उतरेगा रामायण का पूरा स्टार कास्ट। जी हां, अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे रामायण सीरियल के सीता और लक्ष्मण। आज मेरठ में रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें, मेरठ से जो है बीजेपी प्रत्याशी है अरुण गोविल, और रामायण सीरियल में जिस तरह से राम की भूमिका उन्होंने निभाई थी और ऐसे में लगातार जनता के बीच जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, और ऐसे में बीजेपी उसे भुनाने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से। मेरठ लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल। आज जो है चुनाव प्रचार जो है जोरों शोरों से होगा, और ऐसे में उनके साथ रामायण सीरियल के राम और लक्ष्मण भी, बता दें सीता और लक्ष्मण भी पहुंचेंगे यहां पर। आज मेरठ में रोड शो होगा और जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील यहां पर करते हुए नजर आएंगे अरुण गोविल। बात कर्नाटक की, जहां पर नेहा की हत्या सियासी घमासान का कारण बनती जा रही है। रविवार को जेपी नड्डा ने नेहा के परिवार से मुलाकात की और कहा कि सरकार से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग करेंगे। कर्नाटक में नेहा की मौत कर्नाटक सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सीबीआई जांच का भरोसा दिलाया। धारवाड़ के अंजुमने इस्लाम ने मुस्लिम समुदाय के सभी व्यवसायियों से दिवंगत आत्मा के प्रति संवेदना व्यक्त करने और इस क्रूर घटना का विरोध करने के लिए आज बंद बुलाया है। वहीं नेहा के पिता कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत ने पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की है। इस कमिश्नर को आप इमीडिएटली इस केस के लिए लापरवाही करने के लिए इसको हटा के दूसरा कमिश्नर देखो, या इस इन्वेस्टिगेशन आप सीओडी दे दो, या नहीं तो आपको, मैं तो सबको डिमांड करूंगा या सीबीआई दे दो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री का सियाचिन दौरा इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन का दौरा करेंगे, जहां वो तैनात जवानों से मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह का ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि भारतीय सेना ने पिछले हफ्ते ही सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे किए हैं, जिसको लेकर रक्षा मंत्री सियाचिन में तैनात जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। साथ ही वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी देंगे। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने अप्रैल 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण हासिल किया था। पिछली बार होली के दौरान राजनाथ सिंह को सियाचिन का दौरा करना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से यात्रा रद्द करनी पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने लेह में ही जवानों के साथ होली का त्योहार मनाया था। एक बार फिर अपने वादे को निभाते हुए रक्षा मंत्री जवानों से मिलने सियाचिन पहुंचेंगे। विषम परिस्थिति में देश की रक्षा में जुटे जवानों की हौसला अफजाई भी करेंगे। काराकोरम रेंज में करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां सैनिकों को भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। और बड़ी खबर, सिलीगुड़ी की चुनावी सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। वहां के लोग भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। विकसित भारत में रहना ही उनका सपना है। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि अब भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, अब हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा।
आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। तीर वाले वीडियो को लेकर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने अजदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। विवादित वीडियो को लेकर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। माधवी लता के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें आरोप लगाया गया है कि माधवी लता ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस हरकत को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है। साथ ही उन पर मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप भी लगाया गया है। माधवी लता के विवादित वीडियो को लेकर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। ओवैसी ने बीजेपी पर तेलंगाना में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। वहीं माधवी लता ने एफआईआर को लेकर ओवैसी पर हमला बोला है। कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्योंकि मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। अभी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चाह रहे हो तो मस्जिद ही नहीं, कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही पीडीपी पर हमला बोला है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी की तरफ उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसे उन्होंने नकार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग इस बात के गवाह हैं कि जब भी हमें जम्मू कश्मीर में खतरा महसूस हुआ, हमने पीडीपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हमेशा इसे ठुकराया। जब कभी खासकर 2014 के नतीजों के बाद हमें यहाँ हालात जो है उनमें खतरा नजर आया, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बार बार जो है उस दोस्ती के हाथ को ठुकराया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन में सीटों के लिए शामिल नहीं हुई है। गठबंधन में सीटों को एक फॉर्मूले के आधार पर बांटा जाता है। हम लोग जो हैं, हम इंडिया ब्लॉक में सीटों के लालच से नहीं आए। हमने पीएचडी भी सीटों की लालच के बुनियाद पर कायम नहीं की। अलायंस में जो है जब सीटों का बंटवारा होता है तो एक फॉर्मूला के तहत सीटों का बंटवारा किया जाता है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के सीएए कानून को निरस्त करने वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने चिदम्बरम को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो नागरिकता कानून को रद्द कर देंगे। You asked me which are the 5 laws that will be repealed. I'm reading that portion. Repeal 5 laws. 1. The Citizenship Amendment Act 2019. वहीं पी चिदम्बरम के सीएए कानून को निरस्त करने वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आएंगे उन्हें नागरिकता हर हाल में देंगे। जो भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आएंगे, हम उनको नागरिकता का कानून देंगे। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी सीएए पर चिदम्बरम के दिए बयान को लेकर पलटवार किया और इसे कांग्रेस का मुंगेरी लाल का सपना बताया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई देख सकता है, लेकिन कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। और कभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से संसद में बोलने वाले दानिश अली अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कल मायावती ने भी अपने पुराने नेता के खिलाफ उन्हीं के क्षेत्र में प्रचार किया। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती कल अमरोहा में थी। वो अमरोहा जहां मौजूदा सांसद दानिश अली बीएसपी के ही थे, मगर चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कल प्रचार के दौरान मायावती विश्वासघात का आरोप लगाते हुए उन पर जमकर बरसी। तो उस व्यक्ति ने सांसद बनने के बाद, एमपी बनने के बाद ना तो पार्टी के मान सम्मान का ध्यान रखा और ना ही इस क्षेत्र की जनता के
मान सम्मान का ध्यान रखा। दानिश अली के पाला बदलने के बाद बीएसपी ने यहां से फिर एक बार मुस्लिम कैंडिडेट चौधरी मुजाहिद हुसैन को उतारा है। यही वजह है कि कल मायावती ने मुस्लिम समुदाय को लुभाने की भी कोशिश की। मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने तो विश्वासघात किया, लेकिन उसकी सजा हमने यहाँ के अमरोहा क्षेत्र के पूरे मुस्लिम समाज को नहीं दी है। यूपी के मैनपुरी में चुनाव प्रचार कर रही डिंपल यादव अपनी जनसभाओं में बीजेपी पर जमकर प्रहार कर रही है। कल ऐसी ही एक सभा में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी देश का संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। मैनपुरी में चुनाव प्रचार कर रही डिंपल यादव बीजेपी पर लगातार प्रहार कर रही हैं। शासन है वो हमारे संविधान को बदलने में लगा हुआ है, षड्यंत्र कर रहा है। डिंपल यादव ने पिछली बार की तरह इस बार भी मैनपुरी में बड़ी जीत का दावा किया है। नेताजी के निधन के बाद आपने उपचुनाव लड़ा था, बहुत भारी मतों से जीती थी आप। इस बार कैसा लग रहा है, वैसा रिस्पॉन्स दिख रहा है क्या? मैं समझती हूँ लोग समझ चुके हैं मौजूदा सरकार की नीयत को, और सब कोई भी वर्ग के हो, जैसे मैं लगातार कह रही हूँ, सब समाजवादी पार्टी और ऐसी विचारधारा को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं जो सकारात्मक सोच की विचारधारा है। इसके साथ ही डिंपल यादव ने बीजेपी के एक देश एक चुनाव के वादे पर भी सवाल उठाए। देश चलता है वो लोकतंत्र से चलता है। यूपी की मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 1996 के बाद से लगातार मुलायम सिंह यादव का परिवार यहां से जीतता आया है। और अगली बड़ी खबर, गाजीपुर में कूड़े के ढेर में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। लैंडफिल में लगी आग देर रात काफी बड़े हिस्से तक फैल गई थी, लेकिन अब इसे काफी हद तक काबू कर लिया गया है। दमकल की कई गाड़ियां इस कोशिश में लगी हुई हैं कि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि इस आग का जहरीला धुआं आसपास के इलाके में फैल रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रविवार शाम करीब 5:30 बजे दमकल विभाग को आग लगने की खबर मिली थी और तब से इस आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कामयाबी बहुत दूर दिख रही है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कूड़े का जो ज्वालामुखी यहाँ पर नजर आ रहा है, और उसके बाद ये देखिए तस्वीरें आज सुबह की लग रही है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? लैंडफिल साइट की तस्वीरें। सबसे बड़ा खतरा कि इतना जो कूड़े का पहाड़ यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इसमें जो आग लगी है, जो धुआं निकल रहा है, उसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली में कूड़े का ये ज्वालामुखी गाजीपुर का वही लैंडफिल साइट है जो एक बार फिर धधक उठा है। आग किसने लगाई और कैसे लगी, फिलहाल ये पता लगाने से पहले आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। ऐसी आग यहाँ पहली बार नहीं लगी है, कई बार यहाँ पर आग लगने की घटना जो है वो हो चुकी है। फिलहाल इस आग की वजह से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। फायर डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन जब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जाता, इसका खतरनाक धुआं आसपास के लोगों को परेशान कर रहा है। दमकल विभाग की 12 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। प्लास्टिक और जहरीली गैस होने की वजह से आग तेजी से फैली है। कूड़ा गीला कूड़ा डाल रहे हैं और ये फायर वाली गाड़ी भी आ रही है, कई गाड़ी डाल के पानी आता है, अब ये आ रही लगातार। ये आग तो लगी रही है, पता नहीं कैसे, तो सबको दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत होगी इससे तो। Zee News.